कहानी स्टार्ट होती है और हमें 250 ग्रुप की बिल्डिंग दिखाई जाती है, जहाँ पे अभी अभी यहाँ पे फ्यूचर से एक गर्ल रोबोट आती है 250 ग्रुप के साइंटिस्ट को अपने साथ लेकर जाने के लिए। क्योंकि ये साइंटिस्ट जिसका नाम मिस्टर जाओ होता है, इसने काफी अलग अलग चीजें इन्वेंट की होती हैं, साथ ही इसने अपने आप को पावरफुल भी बना लिया होता है, जिस वजह से वो कुछ मैजिक भी कर सकता था। इसीलिए गर्ल रोबोट अपनी दुनिया यानी कि 2052 से इस दुनिया में आई होती है ताकि वो मिस्टर जाओ को अपनी दुनिया में लेकर जा सके। लेकिन मिस्टर जाओ भी काफी ज्यादा तेज होता है, वो अपने गार्ड्स को फटाक से यहाँ पे बुला लेता है और चकमा देते हुए यहाँ से तुरंत भाग जाता है, ये सोचते हुए कि वो आसानी से बच जाएगा। लेकिन ये गर्ल रोबोट भी काफी ज्यादा तेज होती है, ये अपने साथ एडवांस टेक्नोलॉजी वाली गन लाई होती है जिसमें से इलेक्ट्रिक पास हो रहा होता है। वो इस इलेक्ट्रिक से सभी गार्ड्स को आसानी से मार डालती है और उसके बाद वो मिस्टर जाओ को भी शूट कर देती है। लेकिन मिस्टर जाओ उस रोबोट से बचकर एक दूसरी जगह पे जाकर छुप जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम मिलते हैं हमारे कहानी के हीरो से, जिसका नाम साओ सोई होता है, जो कि एक अनाथ लड़का था और वो अकेला ही अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर में रहा करता था। उसे कभी भी किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं होती थी क्योंकि वो काफी ज्यादा तेज था। लेकिन आज उसके साथ कुछ अलग होता है। जब वो मुंह धोने के लिए बाहर आता है और फ्रेश हो रहा होता है, तभी अचानक से जो उसके आंगन में उसके ग्रैंड पेरेंट्स के द्वारा रखा हुआ जो बड़ा सा मिट्टी का घड़ा होता है, उसके अंदर से आवाजें आना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसे देखकर तो साओ सुई काफी ज्यादा डर जाता है और पास से जाकर उस घड़े को देखने लगता है, जिसके अंदर वो कुछ लोगों को बात करते हुए सुनता है और ये देखकर वो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। दूसरी तरफ हम इस मिट्टी वाले घड़े की दुनिया को देखते हैं, जो कि एक दूसरा टाइम पीरियड होता है। यहाँ की महारानी इसमें काफी बड़े प्रॉब्लम में होती है, जिस वजह से वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के दिए हुए ब्रॉन्ज मिरर का इस्तेमाल करती है और कहती है कि ये ब्रॉन्ज मिरर मेरी नानी ने मुझे दिया था और उन्होंने देते टाइम मुझे ये कहा था कि जब भी तुम किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाना तब तुम इस मिरर का इस्तेमाल करना, ये मिरर तुम्हें निराश बिल्कुल भी नहीं करेगी। मुझे ऐसा लगता है कि इस मौके पे मुझे इस ब्रॉन्ज मिरर का इस्तेमाल करना चाहिए। ये सुनकर उसकी सेवक उसे कहती है कि हाँ क्यों नहीं, आप इसका इस्तेमाल जरूर करो, क्योंकि इसमें हमारे राज्य के लिए और आपके लिए काफी बड़ी मुसीबत चल रही है। अगर आपने सही समय रहते हुए अपने लोगों को खाने पीने की चीजें नहीं दी तो यहाँ के प्रेसिडेंट आपको उसके पद से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि हमारे राज्य में जब से आप राज्य करना स्टार्ट की हैं तब से उन लोगों को ना ही खाना मिल रहा है और ना ही पीने के लिए पर्याप्त पानी मिल रहा है, जिस वजह से आपको कोई भी पसंद नहीं कर रहा है। और इसी मौके का फायदा उठाकर प्राइम मिनिस्टर अपनी बेटी को यहाँ की महारानी बनाना चाहता है, इसलिए आपको कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए। ये सुनकर महारानी कहती है कि तुमने ठीक कहा। इसके बाद वो उस ब्रॉन्ज मिरर से हेल्प मांगती है। दूसरी तरफ से साउथ से जब उसे चीखता है, तब इसकी आवाज सुनने के बाद रानी को ऐसा लगता है कि शायद भगवान ने उसकी बातें सुन ली, इसलिए वो उस ब्रॉन्ज मिरर के सामने बैठ जाती है और उस ब्रॉन्ज मिरर को गॉड समझते हुए उससे हेल्प मांगने लगती है और कहती है कि हमारी प्रजा को इसमें पानी की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। अगर आप हमारे राज्य में पानी दे देते हो तो ये हमारे लोगों के लिए काफी ज्यादा खुशी की बात हो सकती है। दूसरी तरफ से साओ सी ये सारी बातें सुन रहा होता है, जिसे अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आता है, लेकिन वो इनकी बातें साफ साफ सुन पा रहा होता है, इसलिए वो पास से अपनी पानी की पाइप लाता है और उस मिट्टी के घड़े में डाल देता है। तभी उसके पास किसी का कॉल आता है, जिसकी वजह से उसे वहाँ से जाना पड़ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि महारानी जैसे ही प्रे करने के बाद उस ब्रॉन्ज मिरर के पास आती है, अचानक से उस मिरर से काफी सारी पानी आने लगती है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और पानी को स्टोर करना स्टार्ट कर देती है। देखते ही समय बीतता है और रात हो जाती है। जब साओ सी अपने घर वापस लौट रहा होता है, तभी उसके पास उसकी गर्लफ्रेंड कॉल करती है और उससे महंगे से महंगे ज्वेलरी की डिमांड करती है और कहती है कि अगर ये सारी चीजें मुझे कल तक नहीं मिलती है तो हम दोनों ब्रेकअप कर लेंगे, जो कि ये बात सुनकर साओ सी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। दूसरी तरफ हम महारानी को देखते हैं, जिसने अपने सभी लोगों में पानी बंटवा दिया होता है और साथ ही उसने इतना पानी स्टोर कर लिया होता है जिससे वो अगले कुछ महीने तक उन्हें पानी की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। दूसरी तरफ हम साओ सी को देखते हैं, जैसे वो अपने घर लौटता है, वो देखता है कि उसने पानी की पाइप तो ओपन ही करके छोड़ दिया है, तो इसे भागते हुए पाइप के पास आता है और फटाक से नल को बंद कर देता है। लेकिन तभी उसके पास मैसेज आता है और उसे पता चलता है कि उसने काफी भारी मात्रा में बहुत ही ज्यादा पानी का यूज कर लिया है, जिस वजह से उसे बहुत ही बड़ा अमाउंट भी चुकाना पड़ेगा, जिस वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में वो उस मिट्टी के घड़े को लात मारता है और उसे काफी सारी बातें सुनाने लगता है और कहता है कि सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे इतना सारा भुगतान करना होगा, बिना किसी पानी का यूज ना करने पे भी मुझे इतने सारे पैसे देने होंगे, तुम बहुत ही ज्यादा बुरे हो। ऐसा कहते हुए वो उस घड़े पे अपना गुस्सा निकाल रहा होता है। इसकी सारी बातें दूसरी तरफ से महारानी सुन लेती है, जिसे ऐसा लगता है कि शायद गॉड ने हमें इतना सारा पानी दिया है जिस वजह से उन्हें कुछ पैसे चाहिए, इसलिए वो अपने पास से एक ग्रीन बैंडेड निकालती है और उस मिरर के पास रख देती है। देखते ही देखते वो मिरर दूसरी दुनिया में चला जाता है। साओ सी जब उस ग्रीन बैंडेड को देखता है तब पूछता है कि आखिर ये क्या है। तब महारानी दूसरी तरफ से जवाब देती है और कहती है कि मुझे पता है कि आपको मुझे कुछ और भी खास चीजें देनी चाहिए, क्योंकि आपने हमारी बहुत ही बड़ी मदद कर दी है, लेकिन इस समय मेरे पास बस यही है। ये ग्रीन बैंडेड करोड़ों की है, लेकिन मुझे पता है कि इतना आपके लिए कम है। जैसे ही ये बात साओ सी सुनता है वो तो शॉक्ड हो जाता है और उसके बाद वो उस बैंडेड के बारे
बारे में सर्च करता है, जिससे उसे पता चलता है कि ये तो 21 मिलियन की है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। फिर वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है और सोचता है कि वो इस ग्रीन बैंडेड को किस तरीके से पैसे में बदलेगा। काफी देर सोचने के बाद उसे अपने अंकल की याद आती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि वही साइंटिस्ट होता है। वो उसके पास कॉल करता है। ये इसका रियल अंकल तो नहीं होता है, लेकिन इस साइंटिस्ट जाओ ने साउसी की काफी ज्यादा मदद की होती है, इसलिए वो इसके पास कॉल करता है और अपने जादुई घड़े के बारे में सारी बातें बताता है और बताता है कि उसके पास इस समय 20 मिलियन से भी ज्यादा अधिक की एक ग्रीन बैंडेड है। जो कि ये सुनकर तो जाओ को बिल्कुल भी इसकी बातों पे बिलीव नहीं होता है और वो फोन कट करने के लिए कह देता है। इसके बाद साउसी काफी खुश होता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ये घड़ा मुझे इतना ज्यादा अमीर बना सकता है। इसके बाद वो घड़े से बात करता है और कहता है कि अगर तुम्हें और भी मदद चाहिए तो तुम मुझसे मदद ले सकती हो, मैं तुम्हें सारी मदद दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे कुछ कीमती देना होगा। ये सुनकर महारानी कहती है कि क्या ये कोई लालची पर्सन है? लेकिन कोई नहीं, ये हमारी मदद कर रहा है, इसलिए मैं इसे कुछ भी दे सकती हूँ। इतना सोचते हुए वो अपने दासी से कहते हुए वहाँ पे सोने की ईंट रख देती है, जो कि पलक झपकते ही साउसी की दुनिया में पहुँच जाता है। जिसे देखने के बाद साउसी काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। महारानी उसे बताती है कि उसे खाने पीने की सिंपल सी चीजें चाहिए। जिसे सुनने के बाद साउसी कहता है कि तुमने तो मुझे इतनी सारी चीजें दी है जिसमें मैं तुम्हें एक्सपेंसिव चीजें दे सकता हूँ। जो कि ये बात सुनकर साउसी कहती है कि मुझे दिखावे के लिए खाने पीने की चीजें नहीं चाहिए, बल्कि मुझे पेट भरने के लिए और अपने लोगों का ध्यान रखने के लिए खाने पीने की चीजें चाहिए। ये सुनकर साउसी कहता है कि ठीक है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और इसके बाद वो सीधा सुपरमार्केट जाता है, जहाँ पे जाने के बाद उसे जो कुछ भी दिखाई देता है खाने पीने की चीजें, वो सबको इकट्ठा करने लगता है। और फिर वो देखते ही देखते एक नहीं दो नहीं बल्कि कई सारी ट्रॉलियों को खाने पीने की चीजों से भर देता है और उसके बाद वो इन सभी चीजों को रानी की दुनिया में ट्रांसफर कर देता है। जिसे देखने के बाद तो रानी काफी ज्यादा खुश होती है और उसके बाद वो उन्हें खाने की कोशिश करने लगती है। लेकिन दासी ये सारी चीजें देखकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि माना कि ये खाने पीने की चीजें हैं, लेकिन ये इतनी ज्यादा अलग क्यों है? महारानी कहती है कि इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, इसे गॉड ने भेजा है तो सच में ये काफी अच्छा ही होगा। इतना कहने के बाद जैसे वो उसे खाने वाली होती है, उसकी दासी उसे रोक देती है, लेकिन महारानी रुकती नहीं है। उनमें से एक कुकीज बाहर निकालकर वो खा लेती है। जैसे वो उसका फर्स्ट बाइट लेती है, उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। ये देखकर दासी डर जाती है, उसे ऐसा लगता है कि खाने में कुछ गलत है, इसलिए वो महारानी को बातें सुनाने लगती है और कहती है कि महारानी मैंने कहा था ना कि इसे पहले मुझे खाने दो। महारानी कहती है कि अरे मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। इसके बाद वो आईने के सामने खड़े हो जाती है और कहती है कि मुझे आपका भेजा गया खाना बहुत ही ज्यादा पसंद आया गॉड। ये सुनकर साउसी कहता है कि अगर तुम्हें पसंद आया तो मैं ऐसी काफी सारी चीजें भेज सकता हूँ। इसके बाद महारानी उन कुकीज को अपने दासी को भी खाने के लिए देती है। दासी भी जब वो खाती है तब उसे भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हम राजभवन देखते हैं, जहाँ पे महारानी के दिए गए 3 दिन आज पूरे हो चुके थे, इसलिए सभी लोग दरबार में आए होते हैं और उनसे क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि महारानी क्या आपने अब तक खाने पीने की चीजों की व्यवस्था कर दी है? अगर नहीं की है तो आपको अपना पद त्यागना होगा, क्योंकि आप एक अच्छी महारानी नहीं बन सकी हो, क्योंकि आपके राज्य में लोगों को खाने पीने की चीजें नहीं मिल रही हैं। इसलिए आपको अपने पद से इस्तीफा देना होगा, क्योंकि आप एक बुद्धिमान रानी नहीं है। अच्छा होगा कि आपको अपना पद 3rd प्रिंसेस को दे देना चाहिए। ऐसा कहने के बाद सभी लोग महारानी पे दबाव डालने लगते हैं। ये देखकर महारानी कहती है कि आप लोगों को इतना ज्यादा कष्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने खाने पीने की चीजों की व्यवस्था बहुत ही पहले कर दी थी, और तो और आम जनता तक तो खाने पीने की चीजें काफी पहले ही पहुंचा दी थी। बस आप ही लोग बचे हैं जिनके पास खाने पीने की कोई चीजें नहीं है। ये सुनकर तो सभी हैरान हो जाते हैं कि उनके पास खाने पीने की चीजें नहीं है, लेकिन आम जनता तक खाने पीने की चीजें पहुंच गई हैं। महारानी उनकी बेचैनी देखती है और कहती है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ समय में भी यहाँ पे खाने पीने की चीजें ला दिया जाएगा। इसके बाद हम आगे साउसी को देखते हैं, जो कि अभी खाने पीने की चीजों को इकट्ठा कर रहा होता है और महारानी के पास काफी सारी चीजें खाने पीने की चीजें भेज देता है। जब ये सारे लोग ये खाने पीने की चीजें देखते हैं तब उन्हें समझ ही नहीं आता है कि आखिर किस प्रकार की खाने पीने की चीजें हैं। इसलिए वो महारानी के ऊपर फिर से सवाल उठाने लगते हैं और कहते हैं कि आप हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो, फिर आप ही बताओ कि हम इन चीजों को कैसे खा सकते हैं। ये देखकर महारानी उनके सामने आती है और काफी सारा नूडल्स बनाती है, जिसकी महक से तो सभी लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। लेकिन कोई भी सामने आकर उन खाने पीने की चीजों को टेस्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि उन्हें ये सारी चीजें कुछ अजीब लग रही थी। ये सारी चीजें देखते हुए महारानी सामने आती है और फर्स्ट नूडल्स ट्राई करती है और वो काफी ज्यादा एंजॉय करके उस चीजों को खा रही होती है, जिसे देखकर सभी के मन में लालच आ रहे होते हैं। महारानी उन्हें ललचाने की पूरी कोशिश कर रही होती है ताकि वो आके ट्राई करें कि आखिर ये खाने में कैसे है, लेकिन किसी को भी हिम्मत नहीं होती है। लेकिन तभी सामने से इनके राज्य का जनरल सामने आता है और वो नूडल्स को खाने की ट्राई करता है। जैसे वो उसका
उसका फर्स्ट बाइट लेता है वो वहीं पे सुन पड़ जाता है, जिसे देखकर तो सभी डर जाते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये खाने की चीज नहीं है। और फिर वो महारानी पे क्वेश्चन करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे ये लाया गया खाने पीने की चीजें बिल्कुल भी खाने पीने की नहीं है, आखिर तुम अपने जनरल की हालत को ही देख लो। ये देखकर जनरल कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, इतने ज्यादा टेस्टी है कि मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ। उसकी बातें सुनकर सभी सैनिक भी सामने आते हैं और वो भी उसे खाना ट्राई कर देते हैं। सभी को नूडल्स काफी पसंद आते हैं और वो सभी उस पर टूट पड़ते हैं। कुछ टाइम के बाद ललचाते हुए थर्ड प्रिंसेस भी सामने आती है और नूडल्स को ट्राई करती है। जैसे वो उसका फर्स्ट बाइट लेती है उसे ऐसा लगता है कि वो आसमान में उड़ रही है। प्राइम मिनिस्टर को भी फोर्स करते हैं उस नूडल्स को ट्राई करने के लिए। जैसे वो भी खाना खाता है वो भी काफी ज्यादा सुन पड़ जाता है क्योंकि उसे भी इसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। सभी लोग एंजॉय कर करके बार बार उस नूडल्स को लेकर खा रहे होते हैं, लेकिन जैसे रानी ये देखती है वो सबके हाथ से नूडल्स छीन लेती है और फिर वो उनसे कहती है कि तुम लोगों को लग रहा था कि मैं कोई बेवकूफ रानी हूँ, इसलिए तुम लोगों को ये खाने का बिल्कुल भी हक नहीं है। जो लोग मुझे महारानी समझते थे मैंने उन्हें खाने पीने की चीजें दे दी है और जो लोग मुझे महारानी नहीं समझते हैं उन्हें ये खाने का कोई भी हक नहीं है। जो कि ये देखकर तो सभी काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं। फिर महारानी उनसे कहती है कि बताओ क्या मैं समझदार महारानी हूँ या फिर नहीं। इसके बाद सभी महारानी के सामने हामी भरने लगते हैं। फिर वो महारानी से पूछते हैं कि महारानी आपके पास इतने सारे खाने पीने की अद्भुत चीजें आ कहाँ से रही हैं? आपके राज्य के ही लोग हैं इसलिए हमें इसके बारे में जानने का पूरा हक है। ये सुनकर महारानी सारी सच्चाई बता देती है और कहती है कि ये सारी चीजें अमर देवता ने खाने पीने के लिए भेजी है, इसीलिए थोड़ी सी अलग भी दिख रही है। ये सुनकर प्राइम मिनिस्टर कहता है कि अगर ऐसी बात है तो हम भी उस पर्सन को देखना चाहेंगे जो आपकी इतनी ज्यादा मदद कर रही है और जिसे आप अमर देवता कह रहे हो, क्योंकि अगर सच में कोई अमर देवता है तो हमें भी उनसे मिलने का पूरा हक है। ऐसा कहने के बाद सभी महारानी पे जोर देने लगते हैं और सभी लोग उस पर्सन से मिलना चाहते हैं जिन्होंने ये खाने पीने की चीजें भेजी थी। इसलिए महारानी अपने ब्रॉन्ज मिरर का इस्तेमाल करती है और साउसी को मैसेज भेजती है और कहती है कि मेरी दुनिया के लोग तुम्हें देखना चाहते हैं, क्या तुम यहाँ पे आ सकते हो? जैसे वो अपनी बातें को खत्म करती है अचानक से यहाँ पे साउसी अपने अंकल जाओ के साथ यहाँ पे एंटर हो जाता है। सभी लोग इस तरीके से किसी को आते हुए देखकर तो पहले डर जाते हैं। इसके बाद साउसी अपने अंकल से कहने लगता है कि अंकल आप देखो मैंने जिस जगह के बारे में आपको बताया था ये वही जगह है। मिस्टर जाओ भी चारों तरफ देख रहे होते हैं और कहते हैं कि हाँ तुमने सच कहा था, वैसे जिस पर्सन से तुम मिलने के लिए यहाँ पे आए हो उससे तो मिल लो। ये सुनकर साउसी कहता है कि ठीक है और इसके बाद वो गलती से थर्ड प्रिंस के पास चला जाता है, लेकिन तभी मिस्टर जाओ उसे सही लड़की का पता देते हैं। फिर जैसे वो सामने बढ़ता है फीमेल गार्ड उसे रोक लेती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे महारानी के सामने आगे बढ़ने की। ये सुनकर वो अपना परिचय देने लगता है और कहता है कि मैं वही हूँ जिसने आप लोगों के लिए खाने पीने की चीजें भेजी थी। ये सुनकर महारानी काफी खुश होती है और साउसी को गॉड कहते हुए कहती है कि मैं आपसे बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, मैंने एक ही बार में आपको बुलाया और आप यहाँ पे आ भी गए। ये सुनकर साउसी सोचने लगता है कि वो अचानक से यहाँ पे किस तरीके से आ गया। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि साउसी अपने अंकल जाओ से मिलने के लिए उनके पास जाता है और अपने साथ वो ग्रीन जेट बैंडेड और साथ ही वो सोने की ईंट दोनों लेकर जाता है और सारी सच्चाई भी बताता है कि उसके घर के आंगन में एक जादुई घड़ा है जो कि दूसरी दुनिया को हमारी दुनिया से कनेक्ट करता है और मैंने उस दुनिया में कई सारे खाने पीने की चीजें भेजी है। उस दुनिया में एक रानी भी है। साउसी एक एक करके अपने अंकल को सारी बातें बता रहा होता है और वो लॉकेट और वो सोने की ईंट भी उनके सामने रख देता है। जब उसके अंकल उन सारी चीजों को चेक करते हैं तब वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो साउसी से कहते हैं कि ये सच में हजारों साल पुराना है। साउसी कहता है कि यही बातें तो मैं कब से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे और भी कुछ बातें पता चली हैं। ऐसा कहने के बाद वो उस रानी के बारे में सर्च करता है तो साउसी को कुछ आर्टिकल्स भी मिलते हैं जिनके बारे में ये दोनों पढ़ रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पे एक पोर्टल ओपन हो जाता है जिसमें ये दोनों चले जाते हैं और फिर वो राजकुमारी की दुनिया में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आने के बाद साउसी रानी को बताता नहीं है कि वो गलती से पोर्टल ओपन हो गया था इसलिए वो यहाँ पे आ गया है। वो उसके सामने शो ऑफ करता है और कहता है कि मैं अमर देव से हूँ ना, इसलिए मैं जब चाहे जहाँ चाहे आसानी से आ जा सकता हूँ। जिसकी ये बातें सुनकर सभी लोग इस पे विश्वास भी कर लेते हैं। इसके बाद साउसी महारानी से पूछता है कि वैसे महारानी आपने मुझे यहाँ पे किस लिए बुलाया? अब महारानी कोई जवाब दे उससे पहले प्राइम मिनिस्टर कहता है कि हम चाहते हैं कि तुम हमारे राज्य के नए प्राइम मिनिस्टर बनो। एक्चुअली में ये प्राइम मिनिस्टर साउसी को फंसाना चाहता था, इसीलिए वो उसे अपनी पोस्ट देने के लिए कहता है कि हम चाहते हैं कि तुम यहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर बनो। क्या तुम महारानी के लिए इतना नहीं कर सकते हो? अब साउसी को महारानी बहुत ही ज्यादा पसंद होती है इसलिए वो हामी भर देता है। लेकिन उसे आगे चल के पता चलता है कि उसे यहाँ का प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन से लड़ाई करनी होगी, जिसे देखकर तो वो पहले बहुत ही ज्यादा डर जाता है। लेकिन सही समय पे अपने अंकल जाओ का दिया हुआ इलेक्ट्रिक गन का यूज करता है और उस पर्सन को हरा भी देता है। जिसके बाद महारानी तो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। लेकिन ये सारी चीजें देखकर प्राइम मिनिस्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, सीन शिफ्ट होता है और उसके बाद हम साउसी को महारानी के साथ देखते हैं जहाँ पे महारानी साउसी को बता देती है कि वो उसे किस तरीके से जुड़ी हुई है। वो अपना ब्रॉन्ज मिरर उसे दिखाती है और बताती है कि इसी मिरर के जरिए मैं तुमसे बात करती हूँ। ये सुनकर साउसी भी उसे बताने लगता है कि मेरे पास भी एक मैजिकल घड़ा है, लेकिन अब वो मैजिकल मेरे फोन में आ चुका है और मैं अपने फोन से जब चाहे जहाँ चाहे जैसे भी चाहे इस फोन के थ्रू मैं आ जा सकता हूँ। मैंने अपने फोन को वायरलेस नेटवर्क के साथ भी अटैच कर दिया है जिस वजह से मैं इसका यूज आसानी से कर सकता हूँ। तुम भी इसे देख सकती हो। इतना कहने के बाद वो उसे फोन देते हुए
फोन के बारे में कई सारी इन्फॉर्मेशन देने लगता है। कहता है कि इसमें बहुत सारे गेम्स हैं, तुम गेम्स खेल सकती हो, इसमें वीडियोस हैं, तुम वीडियोस भी देख सकती हो। ये सारी चीजें देखकर तो महारानी बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और कहती है कि मुझे सच में पता था कि तुम मेरी मदद करने के लिए जरूर आओगे, वैसे मुझे तुमसे कुछ और भी हेल्प चाहिए। अब जबकि तुम यहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हो तो तुम्हें अपने सेना पे ध्यान देना होगा। मेरे यहाँ की लाखों सेना मारी जा चुकी है लड़ाई के दौरान, इसलिए मुझे और भी सेना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ ज्यादा लोग नहीं है, इसलिए मैं तुमसे चाहती हूँ कि तुम कुछ ऐसी चीजें अपनी दुनिया से लाओ ताकि हमारी दुनिया में लड़ाई करना आसान हो जाए। इतना कहते हुए वो उसके सामने एक बॉक्स भी रख देती है जिसमें काफी सारे कीमती चीजें रखी हुई होती हैं, जिसे देखकर तो साउसी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वो उस बॉक्स को लेकर वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि महारानी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा और आपको कभी भी किसी चीज में हारने नहीं दूंगा। इतना कहने के बाद वो अंकल जाओ के पास जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि अंकल जाओ तो यहाँ पे आने के बाद फुल मजे में होते हैं और कुछ लड़कियों से अपनी सेवाएं भी करा रहे होते हैं। जैसे साउसी उन्हें देखता है वो काफी शॉक्ड होता है और फिर वो अंकल जाओ को यहाँ से अपने साथ जाने के लिए कहता है, लेकिन अंकल जाओ तो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, वो यहाँ से जाना नहीं चाहते हैं। तब साउसी उन्हें बताता है कि उसके पास कैसी कैसी चीजें आ चुकी हैं, उसने अब तक काफी सारी कीमती चीजें इकट्ठा कर ली है, इसलिए उसे यहाँ से जाना होगा ताकि वो कुछ चीजें यहाँ पे ला सके जिस वजह से लड़ाई के दौरान वो महारानी की मदद कर सके। इसके बाद वो अपने फोन का यूज करके बाहर जाने का दरवाजा ओपन करता है और उसके बाद वो अंकल जाओ के साथ वहाँ से बाहर निकल जाता है। बाहर आने पे वो काफी खुश होता है क्योंकि उसके साथ वो खजाने से भरा हुआ बॉक्स भी होता है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि अचानक से उसका फोन इस तरीके से जादुई कैसे हो गया, उसने समय यात्रा कैसे कर लिया। तब अंकल जाओ से बताते हैं कि मैं ऐसे ही इतना बड़ा साइंटिस्ट नहीं बन गया है, मैंने इस फोन को खुद अपने हाथों से बनाया था और तुम्हारे बर्थडे पे इसे तुम्हें प्रेजेंट के तौर पे दिया था, क्योंकि मैं इसे चेक करना चाहता था जब भी तुम किसी जादुई चीज से इसे फोन को कनेक्ट करोगे, जैसे कि वो तुम्हारा घर वाला मैजिकल मिट्टी का घड़ा, जैसे ही ये तुम्हारा फोन उसके संपर्क में आया ये जादुई हो गया और इसके बाद तुम इस फोन से उस दुनिया में जाने के बाद जो चाहो वो करा सकते हो। ये फोन तुम्हारी पूरी मदद करेगा। मैंने इस फोन को बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत किया था, लेकिन मैं इस फोन का अच्छी तरीके से यूज नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास अभी तक कोई भी ऐसी जादुई चीज नहीं थी, लेकिन ये तुम्हारे पास जाते ही काफी अच्छे तरीके से काम करने लगा क्योंकि तुम्हारे पास वो मैजिकल घड़ा था, इसलिए तुम इस फोन को संभाल कर रखना। ये सारी बातें सुनने के बाद तो साउसी को बिलीव नहीं होता है, लेकिन अब तक उसने इतनी सारी चीजें देखी थी इसलिए वो इस बात पे बिलीव कर लेता है। इसके बाद वो अपने अंकल जाओ से कहता है कि आप इस खजाने में से जितना चाहे उतना ले सकते हो, बाकी का मैं रानी के लिए मदद करने के लिए पैसा इकट्ठा करूंगा। ये सुनकर अंकल जाओ मना कर देते हैं और कहते हैं कि मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ, मैंने समय यात्रा भी कर लिया है और अब मुझे कैसे भी पैसों की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए तुम ये सारी चीजें खुद रख सकते हो और महारानी की मदद भी कर सकते हो। ये सुनकर साउसी काफी खुश होता है और उसके बाद वो कुछ ज्वेलरी को बेचने के लिए ज्वेलरी शॉप में जाता है, जहाँ पे उसे अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। फिर जैसे वो वहाँ से जाने वाला होता है वो अपनी गर्लफ्रेंड लीना को देखता है, वो उसे देखकर उसके पास आता है, उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन लीना तो उसे देखकर उससे भड़क जाती है और उसे कहती है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना, अगर तुम मुझे एक्सपेंसिव ज्वेलरी नहीं दिला सकते हो तो तुम मेरे लायक नहीं हो और इसलिए मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया था, तो इस समय तुम मेरे पास किस लिए आए हो। साउसी उसे कहता है कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ और अब तुम जो चाहो जितना चाहो मैं तुम्हें दिला सकता हूँ, लेकिन लीना तो उसकी बातों पे बिलीव नहीं करती है, वो उसे ब्रेकअप कर लेती है और साथ ही वो उसे अपने न्यू बॉयफ्रेंड से उसे मिलाती है और उसे नीचे दिखाते हुए उसे कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड हर महीने करोड़ों रुपए कमाता है, इसलिए तुम मेरे बारे में अब सोचना भी बंद कर दो क्योंकि मैं तुम्हारे पास लौट के नहीं आने वाली हूँ। ये सुनकर साउसी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने गर्लफ्रेंड को काफी सारी बातें सुनाता है और कहता है कि तुम एक गोल्ड डिगर हो, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया लेकिन फिर भी तुम्हें मेरा प्यार नहीं दिखा, इसलिए अच्छा होगा कि तुम इसी के साथ रहो। इतना कहने के बाद वो उसे धक्का देते हुए वहाँ से चला जाता है। आगे हम राजमहल का सीन देखते हैं जहाँ पे सभी लोग मिलकर साउसी का इंतजार कर रहे होते हैं क्योंकि वो एक नया प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है, इसलिए उसे कुछ और परीक्षाओं को पार करना था, इसलिए सभी लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे साउसी तो आता नहीं है, जिसे देखकर सभी लोग उसके बारे में बात करना स्टार्ट कर देते हैं और कहते हैं कि लगता है कि वो कोई धोखेबाज जादूगर था जो कि छोटे मोटे जादू दिखाकर हमें इस तरीके से फंसाकर चला गया। अगर वो सच में यहाँ का प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता था और हमारे लोगों को बचाना चाहता था तो उसे सही समय पे यहाँ पे होना चाहिए। काफी समय से हम उसे ढूंढ रहे हैं लेकिन वो फिर भी यहाँ पे नहीं आ रहा है। अब सभी लोग मिलकर महारानी के ऊपर प्रेशर बना रहे होते हैं कि वो जल्दी से कोई ना कोई डिसीजन ले। जब महारानी कोई भी डिसीजन नहीं लेती है तब वो सैनिकों को जान से मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तब महारानी की जो पर्सनल गार्ड होती है वो महारानी को बचाने के लिए अकेले ही महारानी की तरफ से लड़ रही होती है, लेकिन वो ज्यादा देर तक इनके सामने टिक नहीं पाती है और इनमें से एक गार्ड आगे आकर महारानी को जैसे ही मारने वाला होता है उसके ऊपर गोली चलती है और वो यहीं पे मर जाता है। जब लोग पीछे पलट कर देखते हैं कि गोली कहाँ से आई है तब वो साव को देखकर पूरी तरीके से डर जाते हैं। साव के हाथ में गन होता है, गन को देखकर तो सबकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई होती है। इसके बाद रानी सबसे कहती है कि क्या किसी को इसके बारे में कुछ पूछना है, अगर पूछना है तो सामने आए, लेकिन कोई भी आगे नहीं आता है क्योंकि सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर रहे होते हैं, इसलिए ये सारी चीजें यहीं पे खत्म हो जाती है। महारानी साव को अपने कमरे में ले जाती है लेकिन अभी भी वो थोड़ी चिंता में होती है। ये देखकर साव से पूछता है कि आप इतनी ज्यादा चिंता क्यों कर रही हो। ये सुनकर
सुनकर महारानी कहती है कि अभी तक तो सारी चीजें ठीक है, लेकिन उनके पास बहुत ही ज्यादा सैनिक है, मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारे लोगों को जान से मार सकते हैं। ये सुनकर साओ उन्हें दिखाता है कि उसके पास कौन कौन सी चीजें हैं जिससे वो हजारों लोगों को बहुत ही आसानी से मार सकता है। ये सुनकर महारानी को भी काफी अच्छा लगता है। आगे हम देखते हैं कि जब ये दोनों किसी और चीज पे बात कर रहे होते हैं तभी अचानक से महारानी की पर्सनल गार्ड उसके पास आती है और बताती है कि प्रधानमंत्री कोई और नई चाल चलने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनकर वो कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम उन्हें संभाल लेंगे। आगे महारानी साओ को इस दुनिया में रहने के लिए कहती है और कहती है कि क्या तुम हम सबके लिए इस दुनिया में और भी ज्यादा दिन नहीं रह सकते हो। ये सुनकर वो कहता है कि ठीक है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि महारानी साओ को इस दुनिया का प्रधानमंत्री घोषित करती है। ये सुनकर तो जो पुराने प्रधानमंत्री होते हैं वो काफी गुस्से में आ जाते हैं। पहले वो खुद चाहते थे कि ये लड़का यहाँ का प्रधानमंत्री बने क्योंकि वो आम से दिखने वाला पर्सन है और वो लोग उसे बड़ी ही आसानी से हरा सकते हैं, लेकिन जब वो धीरे धीरे बहुत सारा अच्छा काम करते जा रहा था तब इनके ऊपर प्रेशर बनने लगा था और अब ये नहीं चाहते थे कि वो पर्सन यहाँ का प्रधानमंत्री बने, इसलिए वो उसके रास्तों को मुश्किलों से भरने लगते हैं और कहते हैं कि दिखने से तो ये दुबला पतला दिखता है, आखिर ये यहाँ की देखभाल कैसे कर सकता है। हम वो लोग हैं जो कि पुराने समय से इस जगह की अच्छी तरीके से देखभाल कर रहे हैं, अच्छा होगा कि ये प्रधानमंत्री ना बने। ये बातें सुनकर साओ कहता है कि अच्छा ठीक है, अगर मैं कुछ ऐसा कर देता हूँ जो कि आप सब कभी नहीं कर सकते हैं तो क्या मैं यहाँ का प्रधानमंत्री बन सकता हूँ। ये सुनकर वो कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं। साओ कहता है कि ठीक है, तब यहाँ पे काफी समय से बारिश नहीं हो रही है ना, तो मैं बारिश ही करा देता हूँ। ये सुनकर सभी लोग जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि महारानी बारिश की बात सुनकर काफी ज्यादा अपसेट हो रही होती है और वो सोच रही होती है कि आखिर साओ ये सारी चीजें कैसे करेगा, लेकिन तभी साओ से सारी चीजें दिखाने लगता है और कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे बारिश भी आसानी से करा सकता हूँ। रात होने पे ये तीनों घूम रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि आखिर वो आम से दिखने वाला लड़का यहाँ पे बारिश कैसे करा सकता है। ये सारी बातें सोच सोच कर खुश हो रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से यहाँ पे बारिश होने लगती है। ये देखकर तो इनका प्लान चौपट ही हो जाता है। अगली सुबह जब सभी महारानी के पास जाते हैं तब महारानी कहती है इस लड़के ने वो कर दिखाया जो इसने कहा था, तो अच्छा होगा कि ये यहाँ का प्रधानमंत्री बन जाए और आप इसे अपना पोस्ट दे दो। ये सुनकर जैसे ही सैनिक आगे बढ़ते हैं बड़े गुरु उन्हें रोक देते हैं क्योंकि इन समय इनका भी प्लान खराब हो रहा था। वो भी इस देश पे राज करना चाहते थे, इसीलिए वो प्रधानमंत्री का साथ दे रहे थे, लेकिन अब तो प्रधानमंत्री ही अपने जाल में फंस रहा होता है, इसलिए उन्हें बचाने के लिए अब ये अपना दिमाग लगाते हैं और बार बार साओ को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करते हैं और पुरानी बीती बातों को लाने लगते हैं और कहते हैं कि ऐसे ही कोई बाहर का यहाँ का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है, यह हमारे पूर्वजों का अपमान होगा जिन्होंने ये रूल और रेगुलेशन बनाए। ये सुनकर तो सभी उनके सामने झुक जाते हैं और कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। तब साओ अपना दिमाग फिर से लगाता है और पास रखे एक अजीब से डंडे को उठाता है। जब चाहे बारिश करा सकता हूँ, मैं जब चाहे बिजली गिरा सकता हूँ, अगर आप भी ऐसा कर सकते हो तो आप यहाँ के प्रधानमंत्री बन सकते हो। बड़े गुरु कहते हैं कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, जो प्रधानमंत्री है उसे ही रहने दो। और रही बारिश कराने की बात, तो मैं भी बारिश करा सकता हूँ और बिजली गिरा सकता हूँ, लेकिन मुझे भी वो डंडा चाहिए। इतना कहने के बाद वो बाहर बारिश में चले जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता है कि जिस आम से लकड़ी को लेकर वो बारिश में बहुत ही आसानी से नाच रहे हैं और बहुत ही ज्यादा खुश हैं, वो कोई आम से लकड़ी नहीं है, वो तो अपनी तरफ बिजली को अट्रैक्ट करने वाली मशीन है। इसीलिए तो काफी सारी बिजली आती है और उनके ऊपर गिरने लगती है। पहले तो वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब बार बार उनके ऊपर बिजली गिरने लगती है तो वो बिजली से जल जाते हैं और ये देखकर सभी डर जाते हैं। किसी की भी हिम्मत नहीं होती है कि वो साओ को प्राइम मिनिस्टर बनने से रोके, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं होती है ऐसा करने की। सभी उसे प्राइम मिनिस्टर एक्सेप्ट कर लेते हैं। रानी और साओ खुश होते हैं। तभी इनका एक सेवक इनके पास आता है और बताता है कि पड़ोसी राज्य के कुछ लोग आपसे मिलने के लिए आए हैं और कुछ ही देर के अंदर यहाँ पे पड़ोसी राज्य के कुछ लोग भी आते हैं जो कि काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं। वो यहाँ पे आते हैं और महारानी की वादी को उन्हें याद दिलाते हैं। ये सुनकर साओ इसके बारे में महारानी से पूछता है। तब महारानी बताती है कि बहुत समय पहले हमारे और इनके राज्य के बीच में बहुत सारी लड़ाइयाँ हुआ करती थी, जिस वजह से हम दोनों के राज्य के राजाओं ने डिसाइड किया कि वो इस तरीके से लड़ाई करके लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। वो 10 साल में 3 बार दोनों राज्यों के बीच में एक प्रतियोगिता रखेंगे, जिनमें 2 बार से ज्यादा कोई राज्य जीतेगा, हारने वाले राज्य को अपने राज्य में से कुछ जगहों को उन्हें देना होगा। ये सुनकर तो साओ को ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती हैं। इसके बाद वो महारानी से पूछता है कि तो हम कितनी बार जीते हैं। महारानी बताती है कि एक भी बार नहीं। सुनकर तो उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो कहता है कि ठीक है, इस बार का कंपटीशन मैं करूंगा। ये सुनकर तो सभी हैरान हो जाते हैं कि ये आम से दिखने वाला लड़का आखिर कर भी क्या पाएगा, लेकिन साओ कहता है कि नहीं, इस बार तो मैं सारे कंपटीशन खुद से ही करूंगा। इसके बाद दोनों को ही कंपटीशन वाले जगह पे लाया जाता है, जहाँ पे दोनों के बीच में पहले रेसिंग कंपटीशन होने वाला था। इसलिए अपोजिट जो टीम होती है वो अपने साथ बहुत ही एक खास नस्ल के घोड़े के साथ आती है, जो कि बहुत ही ज्यादा तेज होता है। ये देखकर तो सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि इस घोड़े का मुकाबला करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अगर सच कहूँ तो इस घोड़े से जीतना लगभग नामुमकिन है। लेकिन इनमें से साओ किसी की बातें ध्यान से नहीं सुनता है। वो अपने फोन का यूज करता है और अपने फोन की मदद से यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी कार को मंगाता है, जो कि पोर्टल ओपन होता है और कार यहाँ पे आ जाती है। सभी लोग जब कार को पहली बार देखते हैं तब उन्हें पता नहीं होता है कि ये कौन सी चीज है।
लेकिन साव अपनी कार को पाने के बाद कहता है कि कंपटीशन स्टार्ट कर दो, जहाँ पे दूसरी टीम कंपटीशन स्टार्ट होते ही घोड़े पर सवार होती है और तेज रफ्तार से जीत की तरफ बढ़ जाती है। लेकिन साव तो थोड़ा सा रिलैक्स करता है, थोड़ा मजा लेता है और उसके बाद कार को स्टार्ट करता है। सबको ऐसा लगता है कि साव तो बहुत ही बुरी तरीके से हारने वाला है, लेकिन साव अपनी कार का यूज करता है और इतनी रफ्तार से जीत की तरफ बढ़ता है कि कोई इसे ठीक से देख ही नहीं पाता है। कुछ समय के बाद यहाँ पे एक सैनिक आता है और सबको बताता है कि एक पर्सन जीत चुका है। ये सुनकर सभी एक्साइटेड से पूछने लगते हैं कि बताओ वो पर्सन कौन है। तो वो बताता है कि वो साव है। ये सुनकर तो सभी हैरान हो जाते हैं। अब बारी आती है दूसरी कंपटीशन की, जहाँ पे दूसरी टीम के पास बहुत सारे सैनिक होते हैं और पहली टीम के पास कोई भी सैनिक नहीं होते हैं, जो कि साव की टीम है। साव के पास ज्यादा लोग नहीं होते हैं क्योंकि इसके सैनिक डर रहे होते हैं, इसलिए वो अपने फोन का यूज करता है और यहाँ पे एक रोबोट को बुलाता है। लेकिन फोन इसके कमांड को अच्छी तरीके से सुन नहीं पाता है और एक बहुत ही पुराने जमाने का रोबोट लाता है, जिससे साव को कोई भी प्रॉफिट नहीं होने वाला था। इसलिए साव फिर से अपना दिमाग लगाता है और अपनी बॉडी को ही रोबोट की बॉडी में बदल देता है और उसके बाद वो अकेले ही सभी सैनिकों को आसानी से मार डालता है। इस तरीके से साव इस राज्य को 2 बार जीता देता है। ये देखकर तो दूसरी जो पार्टी होती है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन अब वो हार चुकी होती है, इसलिए उसे अपने राज्य के कुछ जगहों को इन्हें देना था। लेकिन ये लोग तो अपने राजा से बिना परमिशन लिए यहाँ पे आ गए होते हैं, क्योंकि ये अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब जब ये हार गए होते हैं तब इनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है, इसलिए वो रानी के सामने झुककर माफी मांगते हैं और कहते हैं कि हमें माफ कर दो, क्योंकि अगर हमारे राजा को पता चल जाएगा कि हम बिना उनकी परमिशन के इस राज्य में घुसे हैं और आप लोगों को कंपटीशन के लिए उकसा रहे हैं, तो हमें राज्य से निकाल दिया जाएगा। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। ये सुनकर वो लोग भी इन्हें माफ कर देते हैं, लेकिन कि बहुत ही ज्यादा बेइज्जती करते हैं। बेइज्जती सहने के बाद ये लोग आसानी से यहाँ से चले जाते हैं। अब रानी के साथ इतना सब कुछ हो रहा था सिर्फ साव की वजह से ही, इसलिए जो प्रधानमंत्री की बेटी होती है जो कि राजकुमारी बनना चाहती थी, वो साव को देखकर सोचती है कि अगर साव उसकी तरफ हो जाएगा तो वो आसानी से रानी बन सकती है। इसीलिए वो साव को अपनी तरफ लाने की कोशिश करने लगती है और उसके साथ अच्छी तरीके से बातें भी करने लगती है। फिर वो उसे अपनी बातों में फंसाने की भी कोशिश करने लगती है, लेकिन साव को उसके अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है, इसलिए वो उसे झटक कर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम महारानी को देखते हैं जो कि नहाने वाली होती है। तभी यहाँ पे साव आ जाता है, जिसे देखकर वो थोड़ी सी एम्बेरस होने लगती है। फिर वो उससे बात करती है और पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तब वो कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये सुनकर महारानी कहती है कि ठीक है, आज रात मैंने तुम्हारे लिए दावत रखी है, तो हम वहीं पे बात करते हैं। अब दूसरी तरफ हम प्राइम मिनिस्टर और उसकी बेटी को देखते हैं, जिनकी हालत इसमें बहुत ही ज्यादा खराब होती है और वो किसी तरीके से साव से लड़ने का प्लान बना रहे होते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि आगे वो साव की जिंदगी किस तरीके से बर्बाद करेंगे। तभी एक्स प्राइम मिनिस्टर को एक आइडिया आता है, जिसे वो अपनी बेटी के साथ शेयर करते हैं। दूसरी तरफ हम साव को देखते हैं, जो कि पार्टी की वजह से बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लिया होता है, इसलिए वो उसे छोड़ने के लिए राजकुमारी की पर्सनल गार्ड आती है और उसे दरवाजे तक छोड़ते हुए वहाँ से चली जाती है। जब साव अपने कमरे के अंदर जाता है तब वो अपने बेड पे किसी को सोए देखता है। वो इसमें बहुत ही ज्यादा ड्रंक होता है, इसलिए वो समझ नहीं पाता है कि बेड पे कौन है। उसे ऐसा लगता है कि शायद वो राजकुमारी है, लेकिन जैसे जैसे वो अंदर जाता है वो पहचान जाता है कि वो राजकुमारी नहीं है, बल्कि वो तीसरी राजकुमारी है। फिर वो सोचता है कि आखिर इस समय ये यहाँ पे क्या कर रही है। लगता है कि ये कोई बड़ा प्लान बनाकर आई है, इसीलिए वो भी नशे में होने की एक्टिंग करने लगता है। इसके बाद तीसरी राजकुमारी उसके पास आती है और उसे बहलाने फुसलाने की कोशिश करने लगती है और धीरे धीरे उसके क्लोज भी जा रही होती है। जैसे वो उसके क्लोज जाती है, साव अपने पास छुपाए इंजेक्शन को उसमें लगा देता है और कहता है कि अब तुम गहरी नींद सो जाओ। मुझे पता नहीं है कि तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आई थी, लेकिन अच्छा होगा कि तुम यहीं पे सोई रहो। सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि दोनों ही एक बेड पे सोए होते हैं। जैसे ही तीसरी राजकुमारी की आंखें खुलती है वो हैरान हो जाती है और वो सीधे साव के ऊपर इल्जाम लगाने लगती है अपने प्लान के मुताबिक कि कल रात साव ने उसके साथ गलत किया। सुनकर साव कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, जरा अपने कपड़ों को तो चेक करो, तुमने सारे कपड़े पहने हुए हैं और मैंने भी अपने सारे कपड़े पहने हुए हैं। आखिर मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत कैसे कर सकता हूँ। मुझे पता है कि तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मैं इतनी आसानी से फंसने वाला नहीं हूँ। तभी यहाँ पे गार्ड भी आ जाते हैं और वो शोर करने लगते हैं। बाहर के गार्ड के शोर की वजह से और अंदर तीसरी राजकुमारी की शोर की वजह से यहाँ पे गार्ड आ जाते हैं और साव को बंदी बना लेते हैं। जैसे ही राजकुमारी की सेविका को इसके बारे में पता चलता है, वो फटाक से राजकुमारी के पास आती है और इन सारी चीजों के बारे में राजकुमारी को बताती है। इसलिए राजकुमारी भी साव को मिलने के लिए आने लगती है। अब रास्ते में दोनों का ही आमना सामना होता है और जैसे ही साव राजकुमारी को देखता है वो भागते हुए इसके पास आता है और बताता है कि किस तरीके से तीसरी राजकुमारी उसे फंसाने की कोशिश कर रही है। राजकुमारी को भी पता होता है कि इन लोगों को साव बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए वो साव को फंसाने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए वो साव की मदद करने लगती है और कहती है कि बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ। ये सुनकर तीसरी राजकुमारी कहती है कि तुम्हारी बहन के साथ इतना बड़ा गलत काम हो गया है और तुम अभी भी उस लड़की का साथ दे रही हो। अब इनकी बहुत ही ज्यादा कोशिश करने के बाद भी राजकुमारी इनके किसी भी बातों पर भरोसा नहीं कर रही होती है। ये देखकर तो प्राइम मिनिस्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो साव को मारने के लिए यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा हेल्दी एक सिपाही को बुलाता है, लेकिन जैसे वो यहाँ पे आता है उसकी हालत ही खराब हो जाती है। देखते हुए प्रधानमंत्री साव के ऊपर एक जंगली कुत्ते से हमला कराने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे एक कुत्ते को बुलाते हैं। ये देखकर तो साव डरने लगता है और वो तुरंत अपने फोन का यूज करता है। फिर वो अपने मैजिकल फोन की वजह से यहाँ पे एक डॉग रोबोट को बुला देता
देता है, जिसके बाद वो डॉग रोबोट उस डॉग से लड़ने लगता है और देखते ही देखते ये बहुत ही बड़ा रोबोट बन जाता है, जिसे देखकर वो डॉग डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। देखकर तीसरी राजकुमारी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और जो अपने पास उसने गन छुपा कर रखा होता है वो साव पे हमला कर देती है। जैसे वो गोली चलाती है, गोली आगे चलने की बजाय पीछे लग जाती है। इसके बाद वो फिर से ट्राई करती है, लेकिन बार बार उसे ही गोली लग रही होती है क्योंकि उसे पिस्तौल चलाना बिल्कुल भी नहीं आता था। यहाँ पे रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है, इसलिए वो प्लान बनाता है यहाँ से भागने का। इसलिए वो अपने फोन का यूज करता है और पोर्टल ओपन करता है, लेकिन जैसे ही वो लोग भागने वाले होते हैं वो सिपाही इनके ऊपर गोली चला देता है और राजकुमारी को बचाने के लिए उसकी सेविका बीच में आ जाती है, जिस वजह से सेविका को गोली लग जाती है और फिर वो लोग वैसे ही दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। साथ ही जो सैनिक इनका पीछा कर रहा होता है वो भी दूसरी दुनिया में चला जाता है। इसके बाद पोर्टल बंद हो जाता है। इधर ये लोग इस पोर्टल को देखकर परेशान हो रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम इन सभी को देखते हैं, पोर्टल से वो रियल वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे जाने के बाद साओ पास के एक कार में उस घायल सेविका को रखता है। उसके बाद वो रानी को उसमें बैठने के लिए कहता है, फिर वो कार चलाकर डॉक्टर के पास जाने लगता है। ये देखकर तो राजकुमारी उससे पूछती है कि आखिर ये क्या है। साओ से बताता है कि ये कार है और इसी की मदद से मैंने तुम्हारे पड़ोसी राज्य को भी हराया था। दूसरी तरफ हम उस सिपाही को देखते हैं जो कि साओ का पीछा करते करते रियल वर्ल्ड में पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद उसे कुछ गार्ड्स पकड़ लेते हैं क्योंकि उसके हाथ में गन होता है। दूसरी तरफ हम राजकुमारी को देखते हैं, यहाँ पे आने के बाद उसे सभी चीजें बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। इसके बाद साओ अपनी दुनिया के बारे में कुछ बातें बताता है और फिर उसकी सेविका को हॉस्पिटल छोड़ने के बाद ये दोनों वापस से साओ के घर पे आ जाते हैं, जहाँ पे जाने के बाद दोनों ही काफी ज्यादा थके होते हैं। लेकिन राजकुमारी इस समय तीसरी राजकुमारी पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रही होती है कि आखिर वो किसी के ऊपर गन कैसे चला सकती है। इधर साओ अपने कपड़े को स्मेल करता है जिसमें से बहुत सी गंदी वाली बदबू आ रही होती है। इसके बाद वो राजकुमारी से कहता है कि हम दोनों के कपड़े बहुत ही बुरी तरीके से खराब हो गए हैं, अच्छा होगा कि हम इन्हें बदल दें। इसके बाद वो राजकुमारी को वॉशरूम में ले जाता है और उसे शावर यूज करना सिखाता है। इसके बाद वो बाहर आ जाता है और फ्रेश होने लगता है, लेकिन तभी राजकुमारी सूप की वजह से नीचे गिरने वाली होती है और आवाज सुनकर साओ अंदर चला जाता है। इस समय दोनों एक दूसरे को देखकर एम्बैरस हो रहे होते हैं। इसके बाद राजकुमारी टॉवल से अपने बॉडी को कवर कर लेती है और उसे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तब साओ कहता है कि मुझे किसी चीज की आवाज आई थी। अब दोनों ही शांत रहते हैं और एक दूसरे को देख रहे होते हैं। फिर साओ धीरे धीरे राजकुमारी की तरफ बढ़ता है और कहता है कि क्या आप मुझसे प्यार करती हो। राजकुमारी कहती है कि मैं तो तुम्हारे साथ इस दुनिया में शादी करके तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। अब ये सुनकर इसे भी अच्छा लगता है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है राजकुमारी को किस करने के लिए, लेकिन तभी उसकी फोन की घंटी बज जाती है और उसे वहाँ से जाना पड़ता है। इसी तरफ हम उसी सैनिक को देखते हैं जो कि गन होने की वजह से वो इस समय पुलिस स्टेशन में पहुंच गया होता है, लेकिन इस समय उसके पास सोना होता है और वो सोने से एक गार्ड का फोन उससे कुछ समय के लिए ले लेता है और सोना उसे दे देता है। तो उस फोन से ही बातें करने लगता है और कहता है कि मैं अपनी दुनिया में कब जाऊंगा, लेकिन अचानक से इस फोन से मैजिक आता है और ये वापस से अपनी दुनिया में चला जाता है। दूसरी तरफ हम तीसरी राजकुमारी को देखते हैं जो कि महारानी और शाह के ना रहने पे पूरे राज्य पे कब्जा कर लेते हैं और यहाँ की रानी बच जाती है। लेकिन जैसे ही वो रानी के पद में बैठने वाली होती है, यहाँ पे भागते हुए एक सैनिक आता है और बताता है कि शाह और राजकुमारी वापस आ गए हैं और इस बार वो अकेले नहीं आए हैं, वो अपने साथ बहुत सारे वेपन्स भी लेकर आए हैं जो कि हमने कभी देखे भी नहीं है। सुनकर तो यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो डर जाते हैं और यहाँ से भागने लगते हैं। तभी यहाँ पे राजकुमारी भी आती है, जिसे देखकर तो तीसरी राजकुमारी डरने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पे कुछ सैनिक आ जाते हैं, जिसे देखने के बाद तीसरी राजकुमारी आराम से जाकर अपने बैठ जाती है और राजकुमारी की मौत का इंतजार करने लगती है, क्योंकि इसके भी सैनिकों के पास गन्स होते हैं। लेकिन इन्हें ये नहीं पता होता है कि साव के पास तो इनसे भी ज्यादा ताकतवर गन है। वो यहाँ पे आता है और एक ही बार में शूट करता है, जिससे कि सारे के सारे सैनिक एक ही बारे में मर जाते हैं। सभी सैनिकों को इस तरीके से मरते हुए देखकर तीसरी राजकुमारी अब बहुत ही ज्यादा डर जाती है और दोनों के कदमे में आकर झुक जाती है और उनसे माफी मांगने लगती है। लेकिन साव कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे माफ नहीं करने वाला हूँ जब तक मेरी राजकुमारी तुम्हें माफ न कर दे। इसके बाद यहाँ पे राजकुमारी के सैनिक आते हैं और तीसरी राजकुमारी को बंदी बनाकर वहाँ से लेकर चले जाते हैं। सबके चले जाने के बाद राजकुमारी अपनी सीट पे जाकर बैठती है। साव से कहता है कि बताओ तुम्हें तुम्हारा राज्य मिल गया, अब तुम्हें कैसा लग रहा है। ये सुनकर वो कहती है कि मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। साव कहता है कि अब तुम मुझे भी खुश कर दो। इतना कहने के बाद वो उसे किस करने के लिए क्लोज जाता है, लेकिन तभी यहाँ पे साव के अंकल आ जाते हैं, जिस वजह से इनका किस अधूरा रह जाता है। और जैसे ही अपने अंकल को देखता है वो उनके पास आता है और कहता है कि अंकल मैं यहाँ की राजकुमारी से शादी करना चाहता हूँ। अंकल कहते हैं कि तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम शादी कर लो। ये सुनकर राजकुमारी कहती है कि नहीं, हम इस तरीके से शादी नहीं कर सकते हैं, यहाँ की एक परंपरा है, हमारे यहाँ की शादी हमारे पेरेंट्स कराते हैं और मेरे पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं है। साव कहता है कि मेरे भी पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं है, मैं अनाथ हूँ। ये सुनकर उसके अंकल कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारा परिवार हूँ और मैं तुम्हारी शादी कराऊंगा। इसके बाद वो इन दोनों की शादी कराने के लिए आगे बढ़ते हैं और इन दोनों को साथ में खड़ा कराकर शादी के सारे कस्मों को लेने के लिए कहते हैं। ये दोनों अपने शादी के सभी कस्मों को ले लेते हैं। तब इन्हें परमिशन मिल जाती है एक दूसरे को किस करने की और फिर शाह फाइनली राजकुमारी को किस करने के लिए आगे बढ़ता है और इसी सीन पे इस ड्रामे का दी एंड हो जाता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा? क्या आप भी एक अलग दुनिया के लाइफ पार्टनर को चाहते हो? अगर चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताना। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, जिससे कि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट रहो।